जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 20244 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में हम लोग। हालांकि ये पेन ड्राइव में आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, ये सारे कंसेप्ट करवाए हुए हैं बहुत तरीके से। तो यदि आपने पेन ड्राइव को अपने प्रॉपरली पढ़ा है तो मतलब दो चार क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो हुआ हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप बहुत स्विफ्टली एकदम मक्खन फ्लो में आपने कर दिया होगा। और देखो, पढ़ाई वही होता है कि जब आपने ना क्वेश्चन को एकदम मक्खन फ्लो में कर दिया, और सिलेक्शन भी तभी होता है जब आपने सारे क्वेश्चन को मक्खन फ्लो में कर दिया। ये मैं सच कह रहा हूं। यदि आप क्वेश्चन को एकदम फंसते गए और बहुत बहुत टाइम लगा के आंसर लाओगे तो आप देखोगे 2 घंटे में मैथ ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो फ्लो है ना वो बहुत मक्खन जैसा होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे आपसे सॉल्व हो लगे कि हाँ। तो इसलिए अपने पेन ड्राइव के चैप्टर्स को बहुत प्रॉपरली करो। यदि आपने वो किया तो 100% आप में वो फ्लो, मक्खन फ्लो आ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन को बहुत स्विफ्टली कर पा रहा हूं बिना ब्रेन पे बहुत ज्यादा जोर लगाए हुए। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो स्टूडेंट, थोड़ी सी अपनी बिजनेस कर लूँ मैं कि जो स्टूडेंट पेन ड्राइव लेना चाहते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव लो, प्रॉपरली पढ़ो, तो उससे आप जो है 9205330671, ठीक है, तो इससे आप प्रॉपरली चीज़ों को सीख पाओगे। देखो, शॉर्टकट मत अपनाओ कि सोचो कि टेस्ट पेपर कर लूँगा मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ये ना मतलब एकदम वो है कि चल गया मामला, नहीं तो चारों खाने चित्त। और 99% चांस यही होता है। तो इसलिए प्रिपरेशन ऐसा करो कि जब प्रिपरेशन आपका हो और जब आप एग्जाम में बैठे तो 100% आप एग्जाम क्वालिफाई करके आओ। पेन ड्राइव के लिए इसी नंबर पे कॉल करके आप पेन ड्राइव मंगवा सकते हैं। बड़े तरीके से मैंने उसमें एक एक चैप्टर को डील किया हुआ है। ठीक है, अपने फोन में लगाओ और देखो, लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। और सब कुछ एक सिलसिलेवार वे में क्लास वाइज आपको रहेगा, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और 100% मजा आ जाएगा आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 51 से। क्या कहता है? एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है। एक्स ने किसी काम को पी दिनों में कर दिया, ठीक है भाई। फिर क्या कहता है? वाई को उसी काम को करने में क्यू का दिन लगता है। ठीक है, अपने रेंज में है ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि बेटा ये अपने रेंज में है या नहीं है। नहीं रेंज में है तो छोड़ो। अपने को तो गिन के ना 40 क्वेश्चन करना है। पहले तो सिलेक्शन की गारंटी लो ना, तब रैंक की देखना कि सर रैंक, बहुत से स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, सर रैंक भी तो देखना है मुझे रैंक 10 लाना है, रैंक 1 से 10 में आना है। पहले सिलेक्शन की गारंटी कर लो कि भाई 40 क्वेश्चन तो पूरे हो रहे हैं ना आपके। ऑब्वियसली आप रैंक की भी करो। जो स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर रैंक इतने कितने बीच मेरा आ जाए, ठीक है, ओके, इट्स गुड। लेकिन पहले 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन जो है मैं उन स्टूडेंट को लेके चलूंगा कि यार जो इसलिए ये है कि जिनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो 35 से 40 नंबर तो आ जाए अपने, 35 से 40 नंबर बन जाए, फिर बाद में कितने भी क्वेश्चन कर लो, सिलेक्शन होना चाहिए। देखो, तो पी क्यू, ठीक है, ये दे दिया तो हमारा काम क्या होता है? इनका एलसीएम लेना। तो यहां एलसीएम ले लो। पी से पी कट गया तो इसका मतलब एक्स ने एक दिन में क्यू काम किया, और क्यू से क्यू कट जाएगा तो वाई ने एक दिन में पी काम किया। बोलो, समझ में आ गया? दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो टोटल काम आपका इतना है, और एक दिन का काम पी प्लस क्यू। तो ये जहां पे होगा वही मेरा आंसर लगेगा। थर्ड इज द आंसर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। क्या कहता है? कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई, क्रय मूल्य से 40% अधिक, यानी क्रय मूल्य यदि हमारा सीपी 100 है तो वो क्या करता है? एमआरपी लिख देता है कितना? 40% अधिक। तो 100 + 40 140। देखो फिर क्या कहता है? और उस पर 25% की छूट देता है, और ये 25% की छूट देता है इस पे, तो उसका लाभ बताइए। तो सेलिंग प्राइस आएगा 25% की छूट, 25% 1/4, यानी जब छूट देगा तो अंकित मूल्य पे, यानी अंकित मूल्य यदि 4 रुपए है तो 3 रुपए में बेचेगा। इसको भी काट के ना छोटा कर लो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इसको एक रेशियो में ले आओ, 5 चौके 20, 7 चौके 28,
7×3 = 21 आ गया। अब सुनो, अब क्या कहता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो भाई मैं 20 रुपए की चीज को 21 रुपए में बेचूंगा, 1 रुपए का लाभ, तो 20 रुपए लगा के 1 रुपए का लाभ, 5% का लाभ करवाया है ना परसेंटेज वाले में मैंने आपको। किस लिए करवाया है कि ये देख के ही आंसर हो जाए। हर चीज कैलकुलेट करेंगे यार, 2 घंटे में आपका मैथ का क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। और बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने दिया है उन्होंने ये फील कर रखा है ना। तो समझ जाइए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ? तो 20 रुपए लगा के 1 रुपए, अब इसको ऐसे कैलकुलेट मत करो कि सर 20 रुपए लगाया 1 रुपए, फिर 100, फिर टाइम खराब होगा भाई। 20 रुपए लगा के 1 रुपए का फायदा, 5% का फायदा, ये सारा बेसिक परसेंटेज मैंने परसेंटेज की क्लास में सारा लिखवाया हुआ है। चलिए 53 पे आइए, क्या कहता है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है मतलब वर्तमान यानी प्रेजेंट में, ठीक है। 3 वर्ष बाद हो जाता है, हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कहां से, प्रेजेंट से, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। तो कहां से 4:5 हो जाएगा, प्रेजेंट से, हमेशा प्रेजेंट से लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर में 4:5 हो जाता है, कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। प्रेजेंट से फ्यूचर में आने में 3 वर्ष में अनुपात ये हो गया। 21 वर्षों के बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो कहता है 21 वर्ष के बाद बता दो क्या होगा। कोई बात नहीं, यहां से देखो, ये एक रेशियो इंक्रीज हुए ना, ये भी एक रेशियो इंक्रीज हुआ, तो एक रेशियो बराबर 3 साल, यहां से यहां तक 3 साल का ही तो डिफरेंस है। एक रेशियो 3 साल, तो 3 रेशियो 9 साल, 4 रेशियो 12 साल, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 30, और ये 21 के बाद क्या हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3, तो 3 कम 3, 3 कम 3, 10 सही, 10:11 इनका अनुपात हो जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम। चलिए 54 पे आइए, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य सीपी, एसपी, सीपी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एसपी, ठीक है ना। तो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो यहां 25 डाल दो, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका क्या मतलब, 20 पुस्तक बेचा, 25 के पैसे आए, 20 पुस्तक बेचा, 25 के पैसे आए, तो 5 का लाभ है ना। तो 1/4, 1/4 25% का लाभ। क्यों, क्लियर है ना ये भाई। 20 रुपए लगा के, हमेशा देखो सुनो, जब ना पैसा गिवन होता है तो नीचे लिखते हैं सीपी, क्रय मूल्य, लेकिन जब वस्तुओं की संख्या दी गई हो तो बेची हुई वस्तु नीचे आता है, ये ध्यान रखना। तो 20 रुपए सारा करवाया हुआ मैंने आपको, इसके 4 वर्जन क्वेश्चन आते हैं, 4 वैरायटी, 4 फ्लेवर है इसके, वो चारों स्वाद मैंने आपको पेन ड्राइव में दे दिए हैं कि फील करो वो स्वाद, ठीक है। तो 20 से 25, 5 का लाभ, 1/4 25%। 55 पे आओ, एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। कहता है कोई एक संख्या है जो किसी दूसरे संख्या की 25% है, ठीक है। तो भाई इसका क्या मतलब, 25% 1/4, यानी 4 यदि वो संख्या है तो इसका 25% 1। कहता है ना एक संख्या मतलब 1, किसी दूसरी संख्या 4 का 25% है 1। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो 3 दिख रहा है मुझे अधिक, तो 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 4 चौके 16। चलिए 56 पे आइए, क्या कहता है 56, देखो। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन जब स्टेशन को पार करेगी तो अपनी लंबाई और स्टेशन की लंबाई को पार करेगी। यदि प्लेटफॉर्म इतना मीटर लंबा है तो 500 मीटर तो भाई साहब खुद लंबे हैं वो, और 221 स्टेशन, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, ठीक है ना। तो इतनी दूरी 35 सेकंड, तो ये जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 8/18/5। अब जोड़ लो इसको, तो 127 गुने 18 और 35/5। अब काटपीट मचा दो,
काटो इसको, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 0 7 21, ठीक है। तो आया 103 गुने 18 और 5 गुने 5, ठीक है। अब इसको भी काटो, 55 25 और ये कितना आया 18 दूनी 36, 18 तिये 54 और 18 एकम 18 और 25, तो 25 सत्ते 125 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175, 10 आया 4, 25 चौके 100, 74 पॉइंट कुछ आएगा और वो एक ही है, ये रहा, पूरा काटने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 57 देखिए क्या कहता है, यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 हो, ठीक है। तो एक बात बताओ साहब, 400 रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और साधारण ब्याज 280 हो गया, समय 10 साल हो गया, रेट ही तो निकालना है। 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 सत्ते 28, 7%। चलिए अगला क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, इवन इसको ना, यदि आपने देखा होगा पेन ड्राइव में, मैंने इसको और भी बहुत इजी से बताया हुआ है कि यार हम 400 रुपये लगा रहे हैं और 1 साल का 28 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। 1 साल का 28 रुपये तो आएगा, 10 से डिवाइड करो तो प्रिंसिपल ऊपर होता है, इंटरेस्ट नीचे होता है। 400 से परसेंटेज वाला कट जाएगा, 4 सत्ते 28, इतने टाइम में भी हो सकता है ये, यदि आपको चीजें आपने क्लास प्रॉपर्ली देखी हैं पेन ड्राइव में। चलिए 58 पे आइए। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो 8 अध्यापक, इनकी औसत 40 वर्ष। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। तो ये देखो 7 लोग हैं, उसमें से एक 55 वर्ष का है, हाँ, 8 लोग 40। अब इसमें से ये 55 वाला चला गया और इसके बदले एक 39 वर्ष वाला नियुक्त किया गया। लोग तो 8 ही रहे, ले 39 वर्ष का एक अन्य नियुक्त कर लिया था। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान आयु का औसत क्या होगा? तो हमें ये औसत निकालना है, क्या होगा। यहां से आपका S7 आ जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 चौके 32, 320 और 320 में 55 यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 320 S7 आ जाएगा, 320 में से 55 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 2 प्लस 39/8, जोड़ दो इसे, 9 5 14, 1 6 3 9 1 10, 1 2 1 3 बटे 8, ठीक है। 8 3 24, ठीक है, 6 8 8 64, 38। अब इसी को आप यदि ध्यान से आपने अपने पेन ड्राइव में एवरेज को देखा होगा तो इसको ना हम एक स्टेप में कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है, एक तो ये तरीका है ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आसान तरीका देखो, और आसान और मजेदार, कम समय में, ठीक है, एकदम मसालेदार। कैसे, सुनिए भाई, जो बंदा गया वो 55 का था, जो आया वो 39 का है, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 15 में से 9 गया, 9 6 15 और 1 है ना 16, मतलब 16 साल कम हो गया एवरेज में। तो टोटल 8 लोग हैं, सभी का कितना कम हो जाएगा? 2। तो टोटल एवरेज पहले कितना था? 40, तो 2 सब पे कम, तो 40 में से 2 गया 38। बताओ, 2 लाइन का, 1 लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में यदि आप टाइम खपाओगे अपना एक्स मान के, ये करके वो करके, या इस वाले तरीके से, तो फिर आपका टाइम कम होगा, ऑफकोर्स आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यार पेन ड्राइव के ना एक एक वीडियो को देखो, उनके क्वेश्चंस को ना बार बार करो, वही क्वेश्चन बार बार करो। वो यदि आपके दिमाग में सेट हो गया, फिर बहुत मक्खन फ्लो की तरह आपका क्वेश्चन होगा और 100% क्वालिफाई कर जाओगे आप, ठीक है। और जितना मैथ में टाइम बचेगा, इंग्लिश में मैक्सिमम हम लोग इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश के लिए उतना ज्यादा टाइम दे पाओगे, रीजनिंग में उतना ज्यादा टाइम दे पाओगे। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और इधर 3, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आएगा? 3/2। अब दोनों तरफ होल क्यूब कर दो, ठीक है, तो दोनों तरफ होल क्यूब करोगे तो a³ प्लस b³
प्लस 3 इंटू ए बी करोगे तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो 3 बचेगा, और a प्लस बी जो कि 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो 3 3 9/2 उधर चला जाएगा, तो 27/8 में से आप, और इधर से 3 3 9/2 ला के माइनस करो यहाँ पे, तो देखो आपका एलसीएम 8 आ जाएगा, ये 27 और 9 दूनी 18 है, तो 18 जब इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7/8। ठीक है, सॉरी 9 चौके 36 होगा ना, ये 2 चौके 8 तो 36, तो ये बचेगा -9/8। ठीक है, तो देखो आपका x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आया -9/8। अब हमें तो दोनों तरफ क्या चाहिए, +2 चाहिए ना, तो +2 इधर भी करो इधर भी करो। अब 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया तो 7/8 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आओ। क्या कहता है, ए स्फीयर हैज द सेम कर्व सरफेस एरिया एज कोन ऑफ वर्टिकल हाइट दिस वन एंड रेडियस दिस वन। कह रहा है एक गोलक का उतना ही वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है जितना कि एक 40 सेंटीमीटर लंबे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु की। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कितना होता है, तो शंकु का होता है आपका πr/l। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, और वो इक्वल है किसके, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के, जो कि होता है 4πr²। तो गोलक की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो इसको तो इतना ही रहने दो, r 30 सेंटीमीटर रहने दो। ठीक है, देखो ये अपना आ गया आपका शंकु, जिसमें त्रिज्या इसकी 30 है, हाइट 40 है, तो ये 50 हो जाएगा, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो लेंथ, ये जो l है, त्रियक ऊंचाई, दिस वन स्लेंट हाइट, वो 50 आ गया, इक्वल टू 4πr²। 4 से पाई काट दो, 2 दूनी 4, 25, 2 से 15। ठीक है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो 25 का रूट से 5 बाहर, और ये 15 है, तो 15 ही रह जाएगा, तो 15 5 रूट 15 सेंटीमीटर आ जाएगा उसका रेडियस। ये स्क्वायर जब इधर आया तो रूट चला गया, वही किया मैंने इसको। नेक्स्ट पे आइए 61। क्या कहता है, देखो एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। ठीक है भाई, ये भरने वाला है, 50 मिनट में भर सकता है। एंड अनदर टैप कैन मेक द सॉरी, और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। 75 मिनट में इसने खाली कर दिया। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में भर जाएगा, यानी आधा भरना है टैंक को। तो यहां ले लो 150 एलसीएम, 5 3 15, और 75 के टेबल में से काटोगे 150 को तो कितना आएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 25 25 6 150, 3 दूनी 6 2, 75 दूनी 150, तो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, तो आधा यानी 75 लीटर, दोनों मिलके 3 - 2 1 भरेंगे, तो 75 मिनट में पूरा भर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आओ। देखो 62 कहता है, दो दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 रुपए घोषित करते हैं। सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 रुपए उन्होंने लगा दिया कि भाई 700 रुपए का है। टू शॉपकीपर अनाउंसेस द सेम प्राइस ऑफ ₹700 फॉर स्विंग मशीन। द फर्स्ट ऑफर अ सक्सेसिव डिस्काउंट दिस वन। पहले वाले ने कहा कि भैया देखो मैं आपको क्रमागत बट्टा दूंगा इतने का और इतने का, 2 क्रमिक छूट, जबकि दूसरा कहता है मैं इतने इतने की 2 क्रमिक छूट देता हूं, उनकी बिक्री में कितना अंतर आएगा। तो देखो इनका डिफरेंस कितने का है, 700 का पहले 30% छूट, यानी 100 की चीज को 70 में देगा, और फिर 6% की छूट 100 की चीज को 94 में, ये पहले वाले का। दूसरा वाला कहता है मैं जो है पहले 20% की छूट दूंगा, यानी 100 की चीज आपको 80 रुपए में दे दूंगा,
और फिर मैं 16% की छूट दूंगा, यानी 100 की चीज आपको 16 में 100 में से 10 16 माइनस करो, 16 है ना, हाँ, तो 100 में से 10 गया तो 90, 90 में से 6 गया तो 84। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रही है हमसे, ठीक है। देखिए तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कितना आया, 7 चौके 28, 2 9 सत्ते 63 और 2 65, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसका क्या आएगा, डबल जीरो कैंसिल, ये 7 बच जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अच्छा यहाँ का एक 7 और था, ठीक है, तो 7 से और मल्टीप्लाई होगा, 8 सत्ते 56, 5 7 पंचे 35, 35 5 40, 4 7 छः 42 और 4 42 और 4 46, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 10 रह गया, 8 सत्ते 56, तो 84 में 56 से गुणा कर दो, 6 चौके 24, 2 8 6 48, 2 50, 5 चौके 20, 2 8 पंचे 40, 2 42, तो 4074, ठीक है, और एक जीरो आ जाएगा इतना, तो दोनों का डिफरेंस 460.6, 10 में से 14 में से 6 गया 8, ये 9 जीरो, ठीक है, तो 9.8 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 63, अरे सेम क्वेश्चन आ गया ये। नेक्स्ट कहता है किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना है। सुनिए, तो 1800 रुपए का यदि मैंने 12 कॉपी बेचा तो एक का कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 6 18, 12 पंचा 60, 150 रुपए। अच्छा यदि मैं 12 कॉपी बेचता हूं, 3 के कॉस्ट प्राइस बराबर लाभ होता है, ये मैंने आपको इसके वही मैंने कहा था कि 4 वेरिएशन बताया, उसी में से कॉस्ट प्राइस वाला वेरिएशन है ये। तो जब कॉस्ट प्राइस पर लाभ होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, 1/4 यानी 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ मतलब 4 की चीज को मैंने 5 रुपए में बेचा है, लेकिन बेचा कितना है मैं, 150 रुपए में, तो 5 ते 15 जीरो, 30 से मल्टीप्लाई, 30 यहां भी करो, 120 रुपए एक का कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ मैरिज पार्टी 32% आर वुमेन, एक मैरिज पार्टी है जिसमें 32% महिलाएं हैं, 54% आर मैन, टोटल 100 में से 54 जो है ना मैन है, देर आर 196 चिल्ड्रन, और जो चिल्ड्रन बचे वो 196 हैं। हाउ मैनी मैन आर देयर इन द मैरिज, तो भाई 4 2 6 और 5 3 8, 86 हो गया, तो 14 बच्चे बचे, है ना, 14 बच्चे 196 के बराबर, तो 14 गुने 14, तो 14 हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। तो हमसे इसने पूछा है मैन कितने हैं, तो मैन थे 54, तो 54 में भी आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 चौके 56, 5 14 पंचे 70, 5 75, 756 पुरुष थे। अगला देखो, एक ट्रेन 116 मीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी, ठीक है। देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 116, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है, और टाइम आपका है कितना 18 सेकंड, 18 18 कट गया, 6 पंचे 30, 3 5 5 3 8 और 5 5 580 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या कहता है 67 क्वेश्चन, एक समभुज त्रिभुज द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो एक समबाहु त्रिभुज है, वही समभुज, उसका ये मीडियन है। अब समबाहु त्रिभुज में जो ये मीडियन होता है वो 2:1 में कटता है, और इसकी हाइट मैंने आपको याद करो करवाया है कि ये हाइट होता है √3/2 ए मतलब एक साइड। तो कहता है एक द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस वन, तो मीडियन यही हो गया, तो √3/2 आपसे कहा इसने, देखो ये मीडियन होता है, और इसकी आपको मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल जब पढ़ाया था तो मैंने करवाया कि √3/2 होता है, ए मतलब एक साइड, तो √3/2 इक्वल टू इसने हमें दे दिया 12√3, √3 से √3 कट गया, 12 दूनी 24, एक साइड 24 आ गया। तो कहता है देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a², 24 गुने 24, 4 6 24, 24 6 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 2 14, √3, 144
√3 थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या कहता है, हाउ मैनी नंबर आर 68 डिविजिबल बाय 125, ऐसे कितने नंबर हैं जो 125 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, रिटर्न बाय यूजिंग ऑल डिजिट, इतने से इतना एग्जैक्टली वंस, मतलब इन डिजिट को यूज करके यदि हम नंबर बनाएं, ठीक है कोई, और कौन सा नंबर, जितने नंबर बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी नंबर आर डिविजिबल बाय 125 कैन बी रिटर्न बाय यूजिंग दिस नंबर एग्जैक्टली वंस। इन नंबर को बना के हम कितने ऐसे नंबर बना सकते हैं भाई। देखो यदि वो 125 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, क्योंकि 125 होगा 5 गुने 5, तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो देखो 2 3 8 7, लास्ट में 5, 2 3, ठीक है, 7 8 5, ठीक है, लेकिन ये 4 नंबर का है ना, तो हमें 75 चाहिए लास्ट में। रुको, हमें यदि 125 से डिवाइड करना है, 25 3 75, लास्ट में 75 आना चाहिए भाई। यदि हम इस संख्याओं को देखो, 3 3 का डिवाइड होगा ना, 25 3 75 है ना, तो मुझे लास्ट में 75 तो चाहिए यदि 125 से भाग करना चाहते हैं तो 7 और 5 तो फिक्स हो गया। ठीक है, बाकी इन 3 नंबर से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, उतने आ जाएंगे। तो 3 1 4, 4 नंबर बनेगा, 4 आ जाएगा। 69 पे आओ। देखो इस क्वेश्चन को और एक तरीके से समझ सकते हो। रोशन कह रहा है सर एक बार ये क्वेश्चन और बता दो। सुनो, मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैंने इसको ये जो मैंने बताया था ठीक था तरीका, कि लास्ट में सुनो, एक और तरीका इसका, और इजी सब तरीका बता देता हूँ। देखो यदि 125 से ये भाग हो रहा है, ठीक है, और टोटल 1 2 3 4 5 नंबर है, तो लास्ट का जो 3 डिजिट, ये सोचो, ये तो 125 के टेबल में आना चाहिए ना, तभी तो भाग होगा। तो 125 एकम 125, 125 दूनी 250, 125 तिये, तो 125 तिये 375, ठीक है, 125 चौके तो 500, फिर 625, ठीक है, फिर 750, ठीक है, और फिर 125 ऐड कर दो तो 875। तो मतलब लास्ट में ये नंबर होना चाहिए। अब आप देखो, आपका जो 2 3 8 7 5 है, ठीक है, इसमें से क्या पॉसिबल हो सकता है। एक तो इसमें है नहीं, ये हटा दो, 0 है नहीं, ये हटाओ, 3 7 5, एक तो ये पॉसिबल है, ठीक है, और 500 नहीं पॉसिबल है, 625 नहीं, ये नहीं, 8 7 5 ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 सेट है जो आपके पास पॉसिबल है, एक 375 आ सकता है लास्ट में, या लास्ट में 875 आ सकता है। यदि लास्ट में आप 875 रखोगे तो 3 को एक बार इधर रख सकते हो, 2 को एक बार रख सकते हो, एक बार 3 को इधर रख सकते हो जैसे रखा हुआ है, एक बार 3 को इधर, एक बार 2 को इधर, तो 2 बन सकते हैं। और ऐसे ही यदि मैं लास्ट में 375 रखूंगा तो मेरे पास 2 नंबर बचते हैं, 2 8, या तो ऐसा रख दो चाहे ऐसा रख दो, तो 2 इसके बने, 2 इसके बने, तो टोटल 4 ही नंबर बने। उसी को शॉर्ट में मैंने बता दिया था कि 2 + 2 4 ऐसे बनेंगे लास्ट में, ठीक है ना, 75 देख लो। खैर यदि आपको इससे समझ में आ गया तो ये सीख लो, कोई एक तरीका कोई भी आना चाहिए। अगला देखो, एक कारखाने के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपए है, ठीक है भाई, 12,000 है सभी का। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 15,000 है, इसमें से 7 का 15,000 तकनीशियन जो है उनका 15,000 है, और शेष का 9,000 है, शेष का 9,000 है। तो इन दोनों को नंबर को मिला के ये दोनों बने, है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस यहां रखो भाई। देखो जो कुल 12,000 है वो इन दोनों को मिला के ही तो बनेगा। तो जब कोई चीज, 2 चीजों को मिला के तो कोई चीज तीसरा बन रहा हो तो एलिगेशन लगाओ, सिंपल सी बात। देखो तो इसको इसका माइनस करके 3,000 यहां आ जाएगा, और ये माइनस करके 3,000 यहां आ जाएगा, ठीक है, तो कट के 1:1 आएगा। अब जो ये 15,000 वाले थे 7 थे ना, ये 7 है ना, सॉरी 1, तो 7 है, तो इस 7 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7:7, यानी 14 आ जाएंगे टोटल, ठीक है ना। एलिगेशन मिक्सचर, और जो मैंने आपको परसेंटेज में पेनड्राइव में एक अलग से मैंने आपको एक चैप्टर बना के दिया, वो किसी बुक में वो चैप्टर नहीं मिलेगा, सेटिस्फाई द जूनियर, वो देखो, उनसे सारे क्वेश्चन मैथ में वो
ट्रिक ना आप हर जगह लगा सकते हो, उससे बहुत इजी हो जाता है सारा क्वेश्चन। अगला आ जाओ, इफ एन इंटीरियर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 170 डिग्री, कह रहा है यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतः कोण 170 है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, सीधा वो फॉर्मूला लगा और आंसर मिल जाएगा आपको। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ, याद करो कि ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है वो होगा आपका 180 n-2, ठीक है ना, n मतलब भुजाएं। तो एक एंगल कितना कह रहा है ये 170 का, 180 n-360, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो 0 6 6 12 1 13 2 1 3 1 4, और 180 से भाग कर दीजिए आप, एक सेकेंड, ये यहाँ पे n भी आएगा, सॉरी, n टोटल भुजा, टोटल एंगल जो होता है इंटीरियर वो होता है, तो मुझे एक भुजा चाहिए ना, तो n यहाँ ले आते हैं, ठीक है। या सबसे अच्छा ये है, देखो टोटल इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 n-2, तो ये हमें n चाहिए ना, तो थीटा को यहाँ ले आते हैं 180, ये फॉर्मूला होता है, सुनो, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक कोनों का सम बहुभुज, ठीक है ना, टोटल जितने भी उसके इंटीरियर एंगल होंगे उसका टोटल योग इतना होता है। जैसे आप ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में 180 होता है, तो यहाँ पे ट्राइंगल का 3 रखो, 3 में से 3 भुजा होती है ना, तो 3 में से 2 गया 180 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 180 n-2, लेकिन यहाँ पे फिर ये भी n है, पूरा ही रखो यार, यहाँ n इंटू 170 ही करो, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। 180 n-360, 360 को इधर लेके आओ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 n बचेगा, 0 0 काटो, n36 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लो। और एक्सटीरियर एंगल, जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा, प्रत्येक बाह भुजा, वो होगा 360/n। बाहरी भुजा जो है ना, टोटल 360 से ज्यादा कभी नहीं होता। इंटीरियर एंगल बहुत इंक्रीज होता जाता है, 360 से ज्यादा भी होगा, कितना भी होगा, 540 भी होता है, ठीक है। लेकिन बाहरी जो कोण है उनका सम 360 से ज्यादा नहीं होता। तो 360/n बाहरी के लिए, यदि एक कोण दिया हुआ है तो तुम भुजा निकाल सकते हो। और यहां क्या है, ये अंतः कोणों का योग इक्वल टू 180 n-2, यहां पे थीटा है एक कोण, या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी कह सकते हो कि एक इंटीरियर एंगल इक्वल टू, एक अंतः कोण इक्वल टू 180 n-2 अपॉन n, n है भुजा, और एक एक्सटर्नल एंगल का कोण हो जाएगा 360/n। तो कुछ भी दे दे, आप भुजा ही देते हैं जनरली निकालने के लिए, आप निकाल लोगे, या आपको भुजा दे देगा और कहेगा इंटीरियर एंगल बताओ, एक्सटीरियर एंगल बताओ, ये पूछ लेता है। या फिर आपको एक एंगल दे देगा, बता पूछेगा, मान लो कहेगा 110, ये किसी का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं, यदि उसकी 5 भुजाएं, तो 5 से, ठीक है ना, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला। चलिए, 8000 कामगारों के साथ शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या इतना इतना और इतना % बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी? देखो 8000 से शुरू हुआ था, पहले वर्ष में कितना बढ़ा, 5%, तो 100 से 105 हो गया, बढ़ी है ना, बढ़ जाती है, हाँ ठीक है। 10% बढ़ा, यानी 10 से 11 कर लो। 20% 5 से 6 कर लो यार, 3 0 से 3 0 काट दो, इस 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इतना बचा, 8 6 48 गुने 21, 48 गुने 21, और ये 11 भी है, तो पहले इससे कर लो, 48 और 48 दूनी 96, 8 6 4 10, 1 9 1 10, और इसको 11 से गुना करो, तो 11 से गुना करोगे तो 8 0 0 1 1, तो 1 1 0, सही नहीं किया क्या मैंने मल्टीप्लाई, 1 0 0 8 है, 8 0 0 1 होगा ना, तो 8 8 0 1 1 1 0 आएगा, सॉरी बीच में मैंने 2 0 डाल दिया। सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पे आओ, क्या कहता है, रमन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 5% दिस ईयर। रमन का सैलरी 5% बढ़ा दिया गया, यानी 20 से 21 कर दिया गया। इफ दिस प्रेजेंट सैलरी इज रुपीज दिस वन,
ठीक है। तो अब जो इसका सैलरी है 1806 है, द लास्ट ईयर सैलरी, तो ये वाला सैलरी क्या था, तो 21 से इसे भाग दे दो, जितना आ जाए वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1806 गुने 20/21, काटो, कट जाएगा 7 से, 7 3 से भी कट जाएगा, 3 7 21, 3 6 18, 0 3 दूनी 6, 7 8 56, 4 7 6 42, ठीक है ना, और ये था 20, तो 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16, 1 17 और 0 1720। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। देखो आप ये मत समझा करो कि सर आपने फ्रेश फ्रूट वाला किया, ताजे फल वाला क्वेश्चन आया नहीं। अरे कंसेप्ट पकड़ो, परसेंटेज का यदि आपको कंसेप्ट पता है, रेशियो का कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आ जाएगा। जैसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर जो क्वेश्चन आप दे रहे हो ना वो रिलेटिव नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है सर। अरे सर का काम है, देखो मैं एग्जैक्टली एग्जामिनर वाला क्वेश्चन कैसे दे दूंगा, लेकिन एग्जामिनर मैथ का जो एक पेरिफेरी है उसको थोड़ा ना तोड़ देगा। परसेंटेज मैथ में मान लो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 2 जा 10 पे क्वेश्चन थोड़ी ना दे देगा वो। तो इसलिए हमेशा तरीके सीखो, मेथड देखो कि कैसे परसेंटेज का जो मेथड है वो कहीं कैसे भी पूछ ले, कहीं भी यूज कर लेंगे हम उसको। तो आपको तरीका आना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए आप कर लोगे। और यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता, तरीका नहीं पता कि परसेंटेज वर्क कैसे करता है, रेशियो काम कैसे करता है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने पेन ड्राइव से एक एक चैप्टर बहुत प्यार से देखो, बार बार उन्हीं को देखो और उन कॉन्सेप्ट पे ना अपनी पकड़ बनाओ, और फिर जानते हो एग्जाम देते वक्त आप 10 मॉक टेस्ट भी 5 मॉक टेस्ट भी करके जाओगे, 100% क्वालिफाई करोगे, है ना भाई। मुझे यदि दौड़ना आता है तो मैं कितना भी दौड़ लूंगा, लेकिन यदि दौड़ना आता ही नहीं है, पता ही नहीं कैसे दौड़ते हैं, तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का क्या जो है एम होता है उस बात को समझिए। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इन क्वेश्चन को रट लो और ये क्वेश्चन नहीं आए तो टीचर बोलो यक्को को नहीं आया सर, यक्को को नहीं आया आपका। अरे यक्को को नहीं, सारा आया। कंसेप्ट देखो ना, सारा कंसेप्ट आया। और जो स्टूडेंट प्रॉपरली पढ़ता है उसको पता है कि हाँ सब सर ने करवा रखा है ये सब चीज़ें। वो आके एग्जाम में बोलता है कि एग्जाम के बाद कि सर हमारे एग्जाम जब बैठे थे सेंटर में एग्जाम दे रहे थे तो आपकी बात याद आ रही थी कि सर आपने कहा था ये कंसेप्ट ऐसे करते हैं, इस चीज़ को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखिए, नहीं तो आप भी यही बोलिएगा कि सर यक्को को नहीं आया, यक्को को। चलिए देखिए अब क्या कहता है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। इसका क्या मतलब, यदि हम ताजे फल में 100% मान लें तो इसमें 68% तो पानी है, और इसमें 68 माइनस करो तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 गया 3, 32। इसमें क्या होगा, गुदा, पल्प। जो हमारा फ्रूट होता है उसमें जो गुदा है उसको हम पल्प कहते हैं, और पानी पानी है। तो वाटर इतना है और पल्प इतना है। अब देखो जब हम फल को सुखाते हैं, क्लियर, जब हम फल को सुखाते हैं तो पल्प तो जितना है उतना ही रहेगा, वो तो ऑर्गेनिक मैटर है, और पानी है वो घटेगा बढ़ेगा। पानी तो वाष्पीकरण होगा, पल्प उसमें से थोड़ा ना वाष्पीकृत हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को। अब देखो क्या कहता है वो, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। जब इसको ड्राई कर दिया तो वाटर इसमें 20% रह गया, 100% में से 20% अब वाटर है। तो इसका मतलब उसमें 80% क्या है, पल्प है। 80% पल्प है उसमें, और वो 80% 32 के बराबर है। 32 मान लो 100 kg है तो 32 kg के बराबर। तो अब कहता है वो, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन ऑब्टेन 100 kg फ्रेश फ्रूट्स, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो 100 kg फ्रेश फ्रूट को हम यदि सुखाएंगे तो उसमें ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा, और ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। तो अब देखो 80% इक्वल टू 32 kg है, 80% 32, ठीक है। तो 100% कितना होगा,
32/80 गुने 100, इसको नीचे करोगे तो 1% का, तो 100% का कितना आएगा? 0 से 0 गया, 8 चौके 32, 40 kg। मतलब जब हम फल को सुखा देंगे तो हमें उसमें सूखा हुआ फल कितना मिलेगा? 40 kg। क्योंकि यही 80%, अब ये 32 किलो है, ये चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज नहीं होगा उससे काम करेंगे ना हम पानी से तो काम ही नहीं कर सकते, हम काम करेंगे गुदे से, पल्प से, कि 80% पल्प सूखे फल में 32 किलो के बराबर है। तो 100% को सुखाएंगे तो कितना सूखा फल मिलेगा? 40 किलो सूखा फल मिलेगा। समझ गए? तो देखिए, अब कंसेप्ट तो लगा परसेंटेज का ही, अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, ठीक है ना। फिर आप कहोगे, मैं तो हमेशा सिखाता हूं कि यार बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, और आप फंस जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, रटते हैं, ठीक है। और एग्जाम के बाद बोलेंगे कि सर फंस गए। अरे भैया फंसिएगा, कंसेप्ट सीखिए, ठीक है। आप इसको अदरवाइज मत लेना कि सर डांट रहे हैं, कंसेप्ट सीखिए, ठीक है ना। क्योंकि धड़ल्ले से ना रोज 10-15 बच्चों का फोन आता है स्टूडेंट का कि सर रट लिए हैं सारा, जो नहीं आता उसको रट लिए हैं एकदम, उसका ऑप्शन वे रट लिए हैं। अरे मत रटो भाई, ठीक है, बाद में फंसोगे, ठीक है। कंसेप्ट सीखिए, फिर कैसे भी क्वेश्चन को घुमाएगा आप कर लोगे। देखो, एक बार एग्जाम का ना प्रॉपर प्रिपेयर करो तो 100% जो है ना क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि पेन ड्राइव से प्रॉपरली पढ़ो तो सोचते हैं अच्छा बिजनेस चला रहे हैं सर, खूब पैसा छाप रहे हैं। अरे यार, अरे हम जो भी छाप रहे हैं, आप यदि प्रॉपर प्रिपेयर करोगे तो 100% एक बार क्वालिफाई करोगे, लेकिन प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करोगे ना तो डूबोगे, नहीं कर पाओगे। आप देखो, आप अपने तरीके से प्रिपेयर करके कितनी 2-3 बार से दे रहे हो, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार टीचर की बात मानो ना, प्रॉपर प्रिपेयर करो, एक बार नहीं होगा दूसरे बार में होगा, लेकिन पक्का होगा, 100% होगा, ठीक है। और प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होगा ना तो नहीं हो पाएगा भाई। चलिए आइए 74 पे आइए। क्या कहता है? एक कोकोनट मर्चेंट फाइंड्स, एक कोकोनट के व्यापारी को लगा दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट मच कोकोनट इज सेम एज, देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कह रहा है 2750 कोकोनट प्राइस का, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 2500 का। इसका मतलब कि वो 2500 को बेचता है और 2750 के पैसे आते हैं। तो भाई मैं 2500 को, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब क्वांटिटी होता है तो नीचे सोल्ड क्वांटिटी लिखते हैं, तो 2500 को बेचने पे 2750 के पैसे आएंगे, तो भाई मेरे पास 250 के ज्यादा पैसे तो आएंगे, इंटू 100 कर दो, 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 0, तो 10% आ गया ये आपका। 10% क्या हुआ? आपको गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाय सेलिंग अ प्लॉट फॉर लैंड रुपीज दैट मच ए परसेंट लूजेस 10%। एक व्यक्ति इतने रुपए में बेचने पर 10% लॉस हो जाता है, तो कितने पे बेचे कि 15% प्रॉफिट हो जाए? अब देखो सुनो, इस कंसेप्ट क्या है ऐसे क्वेश्चन का, भाई ये आपका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य पे थोड़ी ना कोई चीज कैलकुलेट करते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस निकालो। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे भाई? 10% का यदि आपको लॉस हुआ है, इसका मतलब 10 की चीज आपने 9 में बेच दिया है, यानी 4500 में जो बेचा है 45,000 में, तो 5000 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी 5000 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब आपका जो जमीन था वो 50,000 का था। अब इसको 15% प्रॉफिट पे बेचो, तो 20 की चीज को 3 रुपए ज्यादा लेके 23 रुपए में बेचोगे। 0 कैंसिल, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, ठीक है। तो 25 3 75, 7 25 दूनी 50, 7 57, 57500। एक तो ऐसे मैं कैसे सोचता हूं इसको, देखो ये तो एक जनरल तरीका करने का। दूसरा तरीका, भाई एक बात सोचो, 100 रुपए का मेरा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य प्लॉट का, यदि मैं 10% के लॉस में बेच रहा हूं तो 90 रुपए में बेचूंगा। मैंने आपको ये बात सिखाया है कि जब चीजों को 2 बार बेचा जाए, 3 बार बेचा जाए, तो 100 लेके मान के चलो। और यदि मैं लाभ करना चाहता हूं तो 15% पे, तो 115 रुपए में बेचूंगा। पहला मेरा कितना था, पहला प्राइस, ये वाला प्राइस 45,000 रुपए, तो 15% पे लाभ, तो इसको 45,000 बनाने के लिए 5,000 से मल्टीप्लाई, 5,000 हर जगह मल्टीप्लाई करो, यहां भी करो, तो
तो 15 पचे 75, 7, 15 कम 15, 7, 15 5, 5 पचे 25, 5 का 5 और 2 7, 5 कम 5, सॉरी डबल जीरो, एक जीरो तो पहले से था ना, 2 जीरो, तो 2 ही जीरो आएगा, ठीक है। तो इतना आएगा, वही 2 जीरो यहां भी कर दो मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट प्राइस भी निकल आएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यार हमेशा किराए मूल्य सेम रहता है, किराए मूल्य पे हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जब भी क्वेश्चन में मैं फंसूंगा, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कहीं मान लो, तो मैं सबसे पहला मेरा दिमाग करेगा यार इसका किराया मूल्य निकालो, समझ गए। इसे कहते हैं कंसेप्ट। आंख बंद करके कोई ट्रिक कोई बता दिया उसको रट लेना भी हानिकारक है। आगे देखिए क्या कहता है, पूजा वॉन्ट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पूजा चाहती है एक वॉच को 20% के प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है भाई, यानी वो 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचना चाहती है। सी बॉट इट एट 10% लेस, कहता है कि यदि उसे वो 10% कम में खरीदती, यानी 90 रुपए में खरीदती, एंड सोल्ड इट 30 रुपीज लेस, और पहले 120 में बेचती थी, अब 30 रुपए कम लेके बेचे, बट स्टिल सी गेन 20%, तो उसको 20% का फायदा होता है। इसका 20% का फायदा मतलब 18 रुपए, 18 रुपए कितना हो जाएगा, 108। तो देखो तो यहां से यहां कितना कम लेके बेचा, 20 से 18 हो गया, 8 हो गया, 12 रुपए कम लेके बेचा। लेकिन क्वेश्चन कहता है 30, तो इसको 30 बना लो भाई, 30/12। तो क्रय मूल्य में भी करो 30/12, 3 कम 3 0, 3 चौके 12, 25, 250 क्रय मूल्य। चलिए 77 पे आओ। क्या कहता है, ए ने एक सामान खरीद कर बी को 25% के लाभ पे बेचा, ठीक है। इसने 25% लाभ मतलब 4 की चीज 5 रुपए में बेच दी बी को। बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दी, यानी 10 की चीज 9 में बेच दी। एक रेशियो में ले आओ, सिंपल बात है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक रेशियो में हो जाएगा, 10-10 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 4 2 जाए 8, या जैसे भी आपको एक रेशियो में लाना आता है वैसे ले आओ, ठीक है। अब क्या कहता है, सी का जो प्राइस था वो 675 था, तो 9 7 63, 4 9 5 45, 75 से गुना होगा, तो इन्हें इतने रुपए में सामान खरीदा था, तो 75 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 4 8 7 56, 56 4 60, 600 रुपए में खरीदा था उसने। अगला देखो क्या कहता है, अब मिल्कमैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 630 रुपए। 70 लीटर मिल्क खरीदा उसने 630 रुपए में, तो भाई इसका मतलब 7 9 63, 9 रुपए लीटर उसने खरीदा था। इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो उसके पास 75 लीटर हो गया, है ना, और उसको 9 रुपए पे बेच दिया, तो कितना परसेंट लाभ है। अच्छा एक बात बताओ, 9 रुपए में मैंने दूध खरीदा, 9 रुपए में बेचूंगा तो लाभ होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन वो लाभ क्यों हो रहा है, 5 लीटर पानी लाभ हो रहा है मुझे। भाई 5 लीटर पानी के पैसे तो नहीं लगे ना, तो मैंने लगाए 630 रुपए, और 5 लीटर पानी का दाम 9 5 45, पानी भी तो 5 रुपए का ही बिका दूध में मिलके, तो 45 रुपए का लाभ हो गया। 9 5 45 इंटू 100 कर दो, 0 0 गया, 5 निम 9 5 45, 9 7 63, 50/7, 7 7 49, 1 50, ये आ गया। आगे क्या कहता है, अ वेंडर लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस। कहता है 36 ऑरेंज को बेचने पे 4 ऑरेंज के विक्रय मूल्य का हानि होता है। तो 4 जब विक्रय मूल्य पे हानि होता है तो हम उसको जोड़ते हैं और ऊपर वही लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज आ जाता है 4/40, 10% आएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है, एन आर्टिकल लिस्टेड 800 रुपए, यानी कि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट 25%, 15%। वो चाहता है इसको 25% और 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचे। तो 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, कि मैं 25% यानी 4 रुपए का चीज 3 में बेचूं, और फिर 15% का डिस्काउंट यानी 20 की चीज 17 में, तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया 10, तो 7 51, 510 रुपए हो गया। The buyer desire to sell it off at a profit of 20%। वो चाहता है कि उसे 20% प्रॉफिट हो 10% के डिस्काउंट देने के बाद भी।
समझ गए? तो भाई जब इसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो ये अब उसका एक्चुअल में मान लो सीपी है, क्रय मूल्य है। अब वो क्या चाहता है, इस पे 10% की छूट दे, यानी 10 की चीज 9 में बेचे, फिर भी 20% का लाभ हो, 5 की चीज पे 6 रुपए का प्रॉफिट आ जाए। अब इन दोनों को एक रेशियो में ले आओ, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ भी 3 से करोगे, यहाँ भी 2 से करोगे, एक रेशियो में लाने के लिए 5 3 15। बाकी आपको रेशियो में एक तरह लाने, ये वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो, किसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, एक ही बात है वो, 6 3 18, 10 दूनी 20। लेकिन अब आपका सीपी 510 है, तो भाई कॉस्ट प्राइस आप अपना लिस्टेड प्राइस कितना रखोगे, कितने पे रखोगे कि आपको ऐसा हो? तो 15 को 510 बना लो। कैसे? 510 बटे 15 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 510 आ जाएगा, तो 20 में भी कर दो, लिस्टेड प्राइस निकालना है ना। 510 बटे 15, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 17 तिये 51, 0 17 चौके 68, 680 रुपए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है, अब बोरोवर A borrows rupees 800 at the rate of 12% per annum simple interest and B borrow 910 at the rate of 10% per annum। देखो क्या कहता है, A ने 800 रुपए लिया सिंपल इंटरेस्ट 12% की दर से, और B ने 910 रुपए लिया 10% सिंपल इंटरेस्ट की दर से। इन हाउ मैनी ईयर विल देयर अमाउंट ऑफ डेप्ट बी इक्वल? कितने साल के बाद इनका डेप्ट इक्वल हो जाएगा? ठीक है, मतलब कितने साल के बाद डेट इक्वल होगा, इसका मतलब कितने वर्ष के बाद उनका बराबर हो जाएगा, ब्याज एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा इसके लिए जगह बनाते हैं, यहां पे थोड़ा जगह क्रिएट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं, समझो ये क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कहता है कि 800 रुपए का जो 800 रुपए है, ठीक है, 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितने समय के बाद जो 910 रुपए के इंटरेस्ट है ना, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाए, तभी तो भाई जो उधार लिया बराबर होगा। तो 800 प्लस 800 पे मान लो टी समय के लिए 12% पे ये मिलेगा इंटरेस्ट। ये इक्वल होना चाहिए 900 का 900 गुने, सॉरी 910, 10% पे। ठीक है, ये इक्वल होगा भाई, तभी तो हमें इंटरेस्ट इक्वल मिलेगा, मतलब सॉरी टोटल डेट इक्वल हो जाएगा। बस इसी से हमें टी निकालना है। अब देखो सुनो, 00 से 00 कैंसिल, तो 800 प्लस 96 टी आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 10 10 10 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये 910 आएगा प्लस 91 टी आ गया। 91 को इधर लाके माइनस करो तो 5 टी बचेगा, और 800 को इधर लेके माइनस करो तो 110 बचेगा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 22 साल के बाद दोनों रुपए, 800 रुपए और 910 रुपए, ये दोनों बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे 22 साल के बाद। मतलब 22 साल के बाद जब ए जाएगा पैसा देने के लिए, तो उसका अमाउंट और 910 वाले का, दोनों का इक्वल होगा। चलिए, आप चाहो ना तो निकाल के भी देख सकते हो। देखो ऐसे कि 800 रुपए और 22 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका 22 साल का इंटरेस्ट 12% पे, तो एक साल का 12% पे आएगा 96 रुपए। तो 22 साल का कितना आ जाएगा, 22 से गुना कर दो, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 1 19, 2 9 1 2 9 1 10 और 1 1 11, 1 9 1 10 और 1 1 11, 1 1 2। इसमें 800 रुपये ऐड करोगे तो 2912 आएगा। अब 910 का देख लो, 910 रुपये का 10% पे एक साल का आएगा 91, तो 22 साल का कितना आएगा, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 2 एकम 2 9 दूनी 18, तो 2 8 2 10 1 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 1 1 2, और इसमें 910 जोड़ोगे तो ये भी 2912 ही हो गया। ये बात थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या कहता है,
द सम लेंट एट 5% पर एनम, कुछ रुपए है जो 5% प्रति वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है, 365 दिन होते हैं उस साल में, दैट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट 2 रुपीज पर डे। कहता है वो कौन सा रुपए है जो हर दिन 2 रुपए देगा। भाई यदि हर दिन 2 रुपए देगा तो 365 दिन का कितना रुपए हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12, 1 13, 1 3 दूनी 6, 7, 730 रुपए इंटरेस्ट आना चाहिए 5% पे। तो एक्स कोई अमाउंट है जो 5% पे, ठीक है, 365 दिन के लिए हमें दे रहा है इंटरेस्ट कितना, 730 रुपए। 365 दिन को यदि हमें साल में चेंज करना है, ठीक है, तो साल, अब तो इसको 1 मान लो, या फिर ऐसा करो, रुको क्योंकि दिन का आ गया, तो हम ऐसा करते हैं x रुपए, ठीक है, और 2 रुपए के पर डे 2 रुपए है, 1 दिन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो x रुपए पे यदि हमें, सोचो मैं एक दिन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट, जो कि 5% पूरे साल के लिए 365 दिन के लिए, तो एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, एक दिन का 5/365 गुने समय, ठीक है। तो समय आप एक दिन ले रहे हो और नीचे एक 100 होता ही होता है, ठीक है, इक्वल टू 2 रुपए, एक दिन का इंटरेस्ट मैंने लगा दिया। भाई मैंने क्या किया कि एक दिन के लिए ये 5 तो पूरे 365 दिन का है ना, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 5 से 365 से भाग कर दो। अब बस इसे काटपीट मचा दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 7 35 और 5 3 15, ये 7300 जाके यहाँ गुना होगा, तो 7300 जब 2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 00, 14,600 है क्या, यस, सी इज द आंसर। 83 पे आओ, क्या कहता है देखो, कहता है 4 बर्तनों में दूध और पानी का क्रमशः इतना 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 और इतना है, क्या क्या है, 5:3 मिल्क एंड दूध और पानी, तो मिल्क एंड वाटर। दूसरे में 2:1 है, तीसरे में 3:2 है, चौथे में 7:4 है। कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, कह रहा कौन से में मिल्क का जो रेशियो है ना वो कम, मिल्क कम है, इनमें से किस में मिल्क कम है। देखो अब आप चाहो तो इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, परसेंटेज तरीके से कर सकते हो, रेशियो के तरीके से कर सकते हो, फ्रैक्शन के तरीके से कर सकते हो। जैसे इसमें मिल्क कितना परसेंट है, तो टोटल 8 में 5 मिल्क है, टोटल 8 में 5 मिल्क है, इनटू 100 कर लो, तो 500/8, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से कटोगे 25, तो 25 × 5 125 बटे 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 62%। इसमें कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। यह परसेंटेज यार थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, ऐसा करो ना कि इसमें मिल्क है, पहले वाले में इतना, दूसरे वाले में मिल्क कितना है, 3 में से 2, तीसरे वाले में कितना है, 5 में से 3, नेक्स्ट वाले में कितना है, 7 4 7 3 10 11, 11/7। इसमें से देख लेना है कि कौन कह रहा है, कौन से बर्तन में दूध की मात्रा कम है, कम वाला निकाल लो। तो इन दोनों में कंपैरिजन करो, 5 3 15, 8 दूनी 16, ये छोटा, इसको हटाओ, 5 5 25, 8 3 24, तो ये छोटा, ये ले लो। फिर 11 3 33, 7 5 35, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 3/5, 3/5 कौन सा वाला है आपका, तो 3/5 है आपका तीसरा वाला, तो तीसरा लगा दो। परसेंटेज से भी इजी परसेंटेज निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन क्यों करें जब हमें फ्रैक्शन का कंपैरिजन बहुत इजी होता है। देखो मैंने कैसे किया, फिर से सुन लो, 5 + 3 8 हुआ ना भाई, इसको ऐसे तो लिखा कि 8 में से, टोटल 8 में से 5 हमारा मिल्क है। दूसरे में 2 1 3, टोटल 3, 3 में से 2 मिल्क है। फिर नेक्स्ट में 3 2 5 और 5 में से 3 मिल्क है, और 7 4 11 में 7 मिल्क है। अब इसका कंपैरिजन करो, देखो 5 3 15, ये मैंने आपको सिखाया ना, इसको इससे गुना करो, इससे गुना करो, तो पता चल जाएगा छोटा कौन सा है। 5 3 15, 8 दूनी 16, ये तो बड़ा हो गया ना, काटो। फिर 5 5 25
इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25, 8 3 24, तो ये छोटा है ना, इसको काटो। अब इन दोनों में देख लो छोटा कौन है, 11 3 33, 7 5 35, तो 33 वाला छोटा है ना, यानी थर्ड 3/5। 84 पे आओ, कहता है द सम ऑफ थ्री नंबर इज 368। तीन कोई नंबर है, मान लो a प्लस बी प्लस सी, जिसका 68 है योग। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, a और b का रेशियो 2:3 है, एंड दैट ऑफ सेकेंड टू थर्ड 5:3 है। ठीक है, तो इजी हो गया क्वेश्चन। एक रेशियो में ले लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 3 9, टोटल ऐड होके होना चाहिए 68। ये बन कितना है 25 25 25 और 5 30 4 34, लेकिन होना चाहिए 68, तो 2 से गुना कर लो, 2 हर जगह गुना कर लो। देन सेकंड नंबर 30, 15 दूनी 30। 85 पे आओ, कहता है एक बॉक्स है जिसमें 210 सिक्के हैं। ठीक है भाई, 210 सिक्के नंबर है, तो यानी रुपए का रेशियो देगा जो मैंने आपको सिखाया है। डिनोमिनेशन कंटेन डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन, इसमें 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है भाई, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू, यानी मैंने कहा था ना जब नंबर का होगा तो रुपए का रेशियो देगा, यानी 1 रुपए से बन रहा है 13 रुपए और 50 पैसे से बन रहा है 11 रुपए। इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो भाई। 13 रुपए होंगे तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के, और 50 पैसे से यदि मेरे पास 11 रुपए तो सिक्के कितने होंगे 22, तो टोटल सिक्के कितने हो गए 3 2 5, 2 1 3 35, लेकिन होना चाहिए 210। इस 35 को 210 बना लो बस कैसे भी, तो 1 रुपए के सिक्के का संख्या हम निकाल लेंगे। तो 35 को 210 कैसे बनाओगे, 210 से गुना कर दो, 35 से भाग कर दो। वही आपसे क्या पूछ रहा है, 1 रुपए का सिक्का, तो 13 सिक्के हैं, 13 में 210 बटे 35 कर दो। 7 पंजे 35, 7 3 21 0, 5 6 30, 13 6 13 5 65, 13 6 78। चलिए नेक्स्ट आइए, देखो 86 क्या कहता है। जनार्दन कंप्लीट 2/3 ऑफ हिज वर्क इन 10 डे, 2/3 काम वो 10 दिन में करता है, यानी टोटल काम कितने दिन में करता होगा। इसका क्या मतलब है, 3 में से 2 काम 10 दिन में किया, 2 काम 10 दिन में किया, 1 काम 5 दिन में करेगा, तो 3 काम 15 दिन में करेगा ये पूरा। देन ही विल टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क, तो उसी का 3/5 भाग, उसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा, यानी 5 में से 3 काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यार वो पूरा काम 15 दिन में करता है। आप ये मत समझना कि ये 3 है सर, ये 3 काम 15 दिन में करता था, ये टोटल कार्य है और वही टोटल कार्य यहां भी है, बस वो फ्रैक्शन अलग अलग है, लेकिन ये और ये दोनों इक्वल है। आप ये बात समझो, ठीक है। तो टोटल काम 5 है, उसको उसका 3 भाग वो करता है कितने दिन में, ये पूछ रहा है। तो भाई ये टोटल 5 काम तो 15 दिन में करता है ना, कुल कार्य तो 15 दिन लगता है। ठीक है, तो 5 3 15, तो 3 3 9 दिन आ जाएगा, 9 दिन लगा दो। और आपको ऐसे नहीं जचता तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2/3 और 3/5। ठीक है, तो ये दोनों काम तो इक्वल होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। 5 यहाँ 3, तो 10 15 में से 10 काम और 9 और 15, तो भाई 10 काम करता है वो 10 दिन में, 1 काम 1 दिन में। ठीक है, तो 9 काम 9 दिन में, तब भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप माइंड चलाओ ना यार, ये हमेशा होता है कुल, तो यहाँ पे कुल 15, तो हमेशा कुल 15 ही रहेगा, कुल दिन 15, तो यहाँ पे कुल 5 है, मतलब 5 दिन है वो फ्रैक्शन, तो 5 काम 15 दिन में, तो 1 काम 3 दिन में, तो 3 काम 9 दिन में। कैसे भी कर सकते हैं, दिमाग दोनों चलना चाहिए कि हाँ ये चीज क्या कह रहा है और यहाँ पे क्या कह रहा है। हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे वाले को इक्वल कर दिया, क्योंकि नीचे टोटल वर्क था, तो भी काम आ जाएगा। कैसे भी मेरा दिमाग काम करे, दोनों तरीके से करे, तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूं डेटा को। चलिए अगला क्या कहता है, देखो, इफ 3/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, कहता है 5 में से 3 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, यानी 60 मिनट में भरा जा सकता है। 3 भाग 60 मिनट में, तो 1 भाग कितने मिनट में भरा जाएगा, 20 मिनट में। फिर क्या कहता है, द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट, तो रेस्ट 2 भाग बचा हमारे पास, भाई 5 में से 3 भाग भरा हुआ है, तो 2 भाग बचा, तो 1 भाग को भरने में 20 मिनट, तो 2 भाग को भरने में 40 मिनट, सॉरी 40 सेकेंड।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 88 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन, कहता है दो ट्रेन है उनकी लेंथ ये है, एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, और उनके स्पीड का रेशियो 6:5। ठीक है। द टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा? तो भाई टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस 4, स्पीड 6, इसका डिस्टेंस 3, स्पीड 5। 6 पंचे 30, 30 से गुना कर दो हर जगह ताकि एक रेशियो में बन जाए। ठीक है। तो 6 पंचे 30, 5 चौके 20, 5 6 30, 6 3 18, काट दो, 2 पंजे 2 दहम और 2 निम 18, 10:9। 10:9 नहीं है तो 20 डबल हो जाएगा, 20:18 कर लो फिर। क्योंकि अनुपात है ना तो रेशियो तो वही उसी में रेशियो में बढ़ेगा ना। 89 पे आओ। क्या कहता है? 2 men आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड ऑफ अ ब्रिज। एक ब्रिज है जो 1200 मीटर का है, एक आदमी यहां खड़ा है, एक यहां पे खड़ा है। फिर क्या कहता है? इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर, ये इधर की तरफ चलता है, ये इधर की तरफ चलता है। अब याद करो पेनड्राइव में टाइम एंड डिस्टेंस वाले में मैंने आपको सापेक्ष चाल के बारे में बताया था कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो दोनों का स्पीड सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता है? अदर टू अदर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम दे विल मीट, और वो 5 मीटर प्रति मिनट के स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो भाई 5 इसकी भी स्पीड, 5 इसकी भी स्पीड, तो 10 हो जाएगा टोटल सापेक्ष चाल। तो टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड 10। लेकिन एक बात देखो, ये 1200 मीटर है और ये मीटर पर मिनट है, पर मिनट, तो आपका आंसर मिनट में आएगा काटोगे तो 120 मिनट आएगा। कहीं ऑप्शन में सेकंड में होता तो हम उसको चेंज कर लेते, आर में होता तो चेंज कर लेते। ये यूनिट ध्यान में रखना हमेशा। चलो अगले पे आओ। देखो क्या कहता है? कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग द स्ट्रीम। एक बोट है जो धारा के दिशा में ही चलता है। ठीक है ना। अलोंग द स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम, और धारा के विपरीत जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में वो 24 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल कर लेगा? रुके हुए जल में। तो रुके हुए जल में हमें इसका चाल कैसे पता चलेगा बोट का? तो 12 + 8 बटे 2, यानी 12 8 20 10 मीटर 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 24 किलोमीटर ये जो ट्रैवल करेगा 24 किलोमीटर 10 के स्पीड से, तो भाई 10 से डिवाइड कर दो 2.4 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 91 पे आओ। देखो क्या कहता है? इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ अ सर्टेन नंबर। कोई एक नंबर था, हमें नहीं पता, कोई एक बॉक्स में मान लो नंबर है, उसको 3/14 निकालना था विद्यार्थी को। बाय मिस्टेक, गलती से, ही फाउंड 3/4, उसने क्या कर दिया? इसका 3/4 निकाल दिया। हिज आंसर वॉज 150 मोर, जिससे आंसर 150 ज्यादा आ गया। अब यहां पे कोई एक नंबर मान लो आप जो 14 और 4 दोनों से कट जाए। तो 14 चौके 56 है ना। तो 14 से इसको काटोगे तो 4 4 3 12 आएगा, और यहां भी 56 ले लो, 14 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो 14 आ जाएगा, और 14 3 42। तो ये कितना ज्यादा आ गया? क्या ये 30 ज्यादा आया? लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 150 ज्यादा आना चाहिए, 150। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो 56 जो रियल नंबर आपने लिया था 56 माना था, उसमें भी 5 मल्टीप्लाई होगा। 6 पंचे 30, 3 पचे 25 और 3 28। तो 280 जो है आपका वो संख्या है। चलिए इस नंबर पे आइए। देखो इसको हम कैसे ऐसे नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जो पॉइंट से पहले हो उसको पहले लिख लो और फिर एक मिश्रित धन का साइन लगाओ। जो नंबर ये लिखा है पूरा वही लिख दो, माइनस कर दो जिसके ऊपर ब्रैकेट नहीं है। 8 नहीं है ना, तो 8 को यहां ऊपर माइनस कर दो। जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। 2 8 7 6 0 9 9 9 0, 0 से 0 गया। ठीक है,
अभी एक बार और काट दो, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 7 8, 2, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 292। और ये देखो ये भी आ गया, ठीक है। इस पे आइए, देखो अब इस तरह की क्वेश्चन जब भी करना तो गलती से ऐसे ऐसे काट मत देना, ये कटता नहीं है, ये से मल्टीप्लाई प्लस ऐड होता है, जल्दी जल्दी में स्टूडेंट काट देता है, ठीक है, काट मत देना, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या हो जाएगा, 999 गुने 1000 और प्लस 999 अपॉन 1000, ये तो होगा इसका मतलब, ठीक है, और प्लस 7, समझ गए। देखिए सॉरी गुने में 7 है, ये गुने में 7 है। तो देखो जब इसको अब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ऐड होके क्या इतना आ जाएगा, 999 999 और नीचे 1 पे 3 0 गुने 7। भाई इसको हम क्या लिख सकते, कितने इसमें देखना, 3 3 6, इसमें 6 9 है, क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 गुने 7 बटे 1000, ठीक है। तो जब इसको इससे गुना करोगे तो सोचो यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना, और ये 7 माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 10 में से 7 गया तो 3, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 आ जाएगा, और नीचे आपका 3 0 है, 1 2 3, सॉरी 1 0 ज्यादा हो गया ना, 6 होना चाहिए था, सॉरी 1 0 ज्यादा है, तो 1 9 हटाओ, 1 9 हटाओ, तो आया देखो कितना, 1 नीचे 1000 है ना, तो 1 2 3 यहां पे, तो 6 और 999। और इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपॉन लगा लो, ये ऊपर आ जाएगा 993 और 1000 आपका नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। फिर से सुनो भाई, जब हम इसको गुना करेंगे इससे तो 3 0 आएगा और 999 ऐड होगा तो 3 9 आ जाएगा, तो टोटल 6 9 हो गया। तो मैं 6 0 2 2 4 2 6, उसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तो भाई यही आ जाएगा ये, और उसको फिर गुने 7 कर दूंगा और अपॉन 1000 कर दूंगा, तो वही किया, ठीक है। तो मेरा ये वैल्यू आ गया 6, देखो ये 1 तो 3 आ जाएगा और बीच में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, ये 5 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही 5 9 है यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो 7 होगा, ठीक है, उसमें से 1 तो इधर चला गया होगा तो वो 6 बच जाएगा, तो वही 6 यहाँ पे बचा है, ये दिस वन। और नीचे आपका 1000 है तो पॉइंट 3 के बाद आता है, ठीक है। तो इसी को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 6999, ये पॉइंट के बाद वाला ऊपर होता है और ये नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मैं 100 को, ठीक है, नहीं मान लो 99 को मैं 10 से भाग करूं, ठीक है, तो 9 10 में 90, 9 बटा 10 आ जाएगा। और यदि ये पॉइंट में ऐसे होता, ठीक है, 99 को ऐसे ये पॉइंट में होता, मान लो 99 पॉइंट, है ना, तो हम ऐसे लिखे या 99 बटे 10 लिखे, एक ही बात है। मान लो 9.9 है तो अब क्या लिखोगे, इसको 99 बटे 10 लिखोगे ना, और भाग करोगे तो यही आएगा कि नहीं। तो यदि मेरा 9.9 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, तो वैसे मैंने इसको लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 अंक था तो मैंने 3 0 नीचे रख दिया। चलो आगे आ जाओ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 11 बटे 99 प्लस 22 बटे 99 और गुना में 3 है, तो ये 99 ऊपर आ जाएगा 33 गुने 3, 33 3 99, 99 कट के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ए नंबर हुज 1/5, एक नंबर है x जिसका 1/5 पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4, 4 बढ़ा दिया गया, इज इक्वल टू इट्स 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10,
यदि इसी नंबर का 1/4 पार्ट को हम 10 से घटा दें तो वो इक्वल होगा, तो वो नंबर कौन सा है? ठीक है, वैसे तो हम किसी एक ऑप्शन को उठा के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, तो मैं क्या करता हूं, इस 10 को इधर ले आता हूं तो वो 14 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो x/4 माइनस x/5, तो 14 और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, तो 5x माइनस 4x, तो x इक्वल टू 14 दूनी 28, 280। तो आपका आंसर आएगा 280। चलो अगला क्वेश्चन आओ। देखो, आप यदि YouTube पे इसको देख रहे होगे ना तो इसके स्पीड को बढ़ा के देखना, नहीं तो आपको लगेगा अरे यार सर कितना स्लो स्लो पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच हैज 123 एज फैक्टर। तो भाई 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये होगी, है ना। कहता है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 123 से विभाजित हो जाए। तो 123 से विभाजित करो इसको। ठीक है, तो 123 को यदि तुम 8 बार में करोगे, 8 3 24, 2 12 8 96, 97, 98, ये आ जाएगा 8 बार में, है ना। 8 3 24, 2 8 2 16, 17 18, 1 7 और 8 1 8 1 9, तो ये 6 आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बार में जाएगा ये, तो 123, 10 में 3 गया 7, बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 37 बच गया जो इसमें भाग नहीं होगा 1000 में। तो अब 123 से विभाजित करने के लिए या तो मैं उसको 37 घटा दूं, यदि मैं 37 इसमें घटाऊंगा तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो मैं 137 को 123 से विभाजित कैसे कर सकता हूं कि मैं इसको कुछ ऐड कर दूं, ये 123 बन जाए, कम से कम एक बार विभाजित हो जाए। तो 123 में से 37 माइनस करो तो 13 में से 7 गया तो 7 3 10, 3 13, 6, और ये 11 में से 3 गया तो 8। ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे 86 इसमें यदि मैं ऐड कर दूं तो वो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इतना आ गया आपका नंबर। फिर अगला देखो, इन अ क्लास देयर आर जेड स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें जेड स्टूडेंट है। आउट ऑफ देम एक्स आर बॉयज, इसमें से एक्स जो है वो बॉय है। व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास आर गर्ल, कह रहा है इसमें कितने भाग गर्ल्स हैं। तो जेड में से माइनस कर दो एक्स, ये गर्ल्स हैं। कह रहा है कितना भाग, जब भी हमें भाग कहता है इसका मतलब हमें कहता है वो कि टोटल में से कितना। तो टोटल जेड, उसमें से जेड माइनस एक्स लड़कियां हैं। तो इसको जब ओपन करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। जेड से जेड कट के 1, तो 1 माइनस एक्स बटे जेड। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो देखो, तो 98 क्वेश्चन करना है हमें, इसके लिए मैंने यहां जगह बना लिया थोड़ा। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, ठीक है, ऑप्शन में देखो अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। जब भी अपॉन में कुछ नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, देखो जो ये वैल्यू तुम्हें दिया है इसका क्या मतलब ये है, जब ब्रैक कभी भी x की पावर माइनस a होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर a। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 2√2 का क्यूब होल क्यूब प्लस हो गया अब ये, और प्लस 1/3 माइनस 2√2 होल क्यूब, है कि नहीं। अब नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो परमयीकरण क्या होगा, ठीक है ना, रैशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे, देखो इसको 1, और एक बात और समझो, देखो इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और दोनों का डिफरेंस निकालो। यदि 1 है इसका मतलब पक्का रैशनलाइजेशन हुआ है। देखो 3 3 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 8, तो 9 में से 8 गया तो 1, है ना। इसका मतलब पक्का रैशनलाइजेशन है। तो इसको रैशनलाइज करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 गुने, अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस होता है तो रैशनलाइजेशन में परमयीकरण में बस इसको माइनस कर लेते हैं और कुछ नहीं, 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब। तो देखो तो ये क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2√2, नीचे देखो क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 9 और b स्क्वायर हो जाएगा 8, तो 9 में से 8 गया 1, तो ये इसका क्यूब बन गया। सिमिलरली ये वाला जो है 3 प्लस 2√2 का क्यूब बन जाएगा, है ना।
अब इन दोनों के क्यूब को जोड़ना है, एक्चुअली हमें यही तो करना है ना अब, कि 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब। करो क्यूब, 3 तिये 9 तिये 27, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी का क्यूब निकालो, तो बी का जब आप क्यूब निकालोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा 2 का, √2 का क्या होगा, √2 2, तो 16√2 हो जाएगा ये, माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू बी, है ना, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा ये, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा, अब इसका करो ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 तिये 9 तिये 27 प्लस 16√2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। अब आप देखो, ये और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये उतना ही माइनस का, ये उतना ही प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। तो 27 27, 7 7 14, 1 2 2 4, 1 5 54, प्लस ये कितना आया, 3 3 9, 9 8 72, 72 72, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा ये, 3 3 9, 9 8 72 और 72, 2 2 4, 7 7 14, 4 आएगा ना, सॉरी। तो 4 4 8, 5 4 9 और 1, 198। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, इस 81 को ना 3 के पावर में बदल लो, तो x प्लस वाई, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81, 3 की पावर 4, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये 3 3 कट गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये क्या होगा, 4 सॉरी x माइनस वाई, और ये 4, ये 3 3 तो कट जाएगा, इसका पावर 1, तो 1/4 रह जाएगा ये, समझ गए। जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट होता है। तो ये वाई वाई कट गया, तो आपका बचा 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4, मतलब 4 चौके 16, 17/4, और ये 2 नीचे आ गया तो 8, ये x है। y कितना आ जाएगा भाई, तो x में रख दो, तो 17/8 प्लस y इक्वल टू 4, तो y आ जाएगा आपका 4 माइनस 17/8, 8 चौके 32, 32 में से 17 गया तो 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15/18। आपसे ये पूछ रहा है x बाई वाई, तो x आपका 17/8 और ये y 15/8, 8 8 गया 17/15 आपका, ये 8 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 8/15 है, तो 17/15 ही होगा, 17/15 है क्या, डी। सत्रह बटे 15 होगा ना। x बाई वाई, तो x है आपका 17/8 और y है आपका 15/8, जब गुना होगा ऊपर ले जाओगे तो 8/15, तो 17/15 आएगा, डी आएगा आंसर। गलती से मैंने आंसर की में 15/7 लगा दिया है, ठीक है। इस पे आ जाइए। देखिए, इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक था प्रिंटिंग, और जब ये एग्जाम में भी आया था तो ऐसा ही आया था, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना ब्रैकेट था, बाद में एग्जाम डिपार्टमेंट ने इसको ठीक किया था, तो यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को फिर कैसा हो जाएगा, देखो तो 72 का निकालो, तो ये हो जाएगा 9 8 72, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 36 दूनी 72, तो 6√2 हो जाएगा ये, है ना। और ये -18, 9 दूनी 18, तो 3√2 हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 3√2 बचेगा, और डिवाइड में √12 है, तो 12 4 तिये 12, 4 तिये 12, तो √3 रह जाएगा, ठीक है। √3 परमयीकरण कर लो, तो ये 3 हो जाएगा और 3 कट जाएगा, तो √6/2 आ जाएगा, डी आंसर। ठीक है,
तो ये हमने मैथ के क्वेश्चन का किया यहाँ पे डिस्कशन। आप लोग से मैं फिर से कहूँगा, कंसेप्ट वाइज चलो, क्वेश्चन को रटो मत, तरीके सीखो, है ना। ये कितने भी बड़े क्वेश्चन में यदि हमें तरीका पता है तो कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 50 में से हमें आप ये रख के चलो कि यार मुझे 40 क्वेश्चन ही करना है। 10 क्वेश्चन को लात मार दो जो आपको फंसाएगा और आपका टाइम खराब करेगा और आपका 2 घंटे निकल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, 35 से 40 क्वेश्चन का आपका टारगेट बनाओ। मैथ में बहुत अच्छे हो तो 40, नहीं तो 35। जो 10 क्वेश्चन फंसाने वाले होंगे इधर उधर बड़े वाले, उसको छोड़ो, पहले 40 नंबर तो लो, ठीक है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप क्वेश्चन में ये रह गए कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैंने तो किया था, मैं तो करके रहूंगा और एग्जाम में मजे लेने लग गए कि हाँ सारे क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, करो करो, अब बहुत टाइम देख नहीं रहे कितना हुआ, तो आपका कब 2 घंटे निकल जाएगा मैथ में पता नहीं चलेगा। और फिर कहेंगे कि सर और के लिए टाइम ही नहीं बचा, मैथ में तो सारा क्वेश्चन आ रहा था, सारा कर दिए। ठीक है, तो ऐसा गलती से भी मत करना। क्वेश्चन देखते ही भाई एक मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए, 1.5 मिनट कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो टोटल आपका 60 मिनट में मैथ हो जाना चाहिए, है ना। जिसमें से 5 मतलब 55 मिनट में हो जाना चाहिए, उसमें से 5 मिनट आप रखोगे भरने के लिए गोले को, ठीक है ना, 40 गोले को भरने के लिए 5 मिनट, तो आप 100% क्वालिफाई करेंगे। और यदि ये स्ट्रेटेजी बना के नहीं चलेंगे, गए एग्जाम में अपना करने लगे, बड़ा मजा आ रहा है, पता चला जीके से स्टार्ट कर दिया, 1 घंटे जीके में ले लिया, तो कब सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए जो मैं कहता हूं कि रीजनिंग, मैथ, फिर इंग्लिश, फिर जीके करना है, और टाइम के अकॉर्डिंग करना है कि रीजनिंग 45 से 40 मिनट, मैथ 65 से 60 से 55 मिनट, ठीक है, आधा घंटा इंग्लिश, और बाकी जीके जो है 15 से 16 मिनट। जीके में तो पढ़ो क्वेश्चन और सीधा गोला भरो, पेपर पे भी टिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में। और जिन स्टूडेंट को पेन ड्राइव कोर्स चाहिए, वो चाहते हैं कि प्रॉपर प्रिपरेशन हो, कि सिलेक्शन इस बार नहीं तो अगले बार हो जाए, और नहीं तुक्केबाजी करनी है तो कोई बात नहीं, तो इसी नंबर पे कॉल करके जो है आप पेन ड्राइव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 4500 का पेन ड्राइव है, इससे पढ़ेंगे तो प्रॉपर प्रिपरेशन होगा और 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।